हाँ जी, अब हम आज डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड टैक्सेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन 2023 के। ठीक है, इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा पैटर्न हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। किसकी? मार्किंग स्कीम। ठीक, 2023 का हमारा जो पेपर था उसमें तीनों सेट में हमसे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है, या ट्रू फॉल्स के रूप में आता है। तो एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपके या तो ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के रूप में आता है 2। तो कितने नंबर बन जाएंगे इससे? 2 नंबर। तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, ठीक है। 1 नंबर के कितने क्वेश्चन? 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। तो ये टोटल कितने मार्क्स हो गए? 2 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। कितने का? उस 4 नंबर के क्वेश्चन में या तो आपसे बैंकिंग का क्वेश्चन पूछेगा या आपसे टैक्सेशन का क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन में रहते हैं दोनों, तो आपको दोनों में से कोई एक बनाना रहता है। बैंकिंग में हमने 2 पार्ट पढ़े हैं बैंकिंग के, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन किसका रहता है? कंपलसरी टैक्स वाला रहता है, टैक्सेशन का। याद रहेगा? तो ये जो नंबर रहता है ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? हाँ, चाहे आप टैक्सेशन का क्वेश्चन सॉल्व करें या आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करें, ये आपको 4 नंबर देता है। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। ये हमको कितने नंबर देगा? 4 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो गया? 6 मार्क्स। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 3 क्वेश्चन 6 नंबर। ये इसका मार्किंग क्राइटेरिया है 2023 के लिए, और 24 में भी यही क्राइटेरिया रहने वाला है। समझ गए? याद रहेगा? तो 6 नंबर यहाँ से कहीं नहीं गया है, इसलिए ये चैप्टर बहुत आसान है। 3 टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो भी या अगर आप टैक्सेशन प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ टैक्सेशन प्रैक्टिस करना है आपको, बैंकिंग और रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। या अगर आप रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट प्रिपेयर करते हैं तो फिर टैक्सेशन छोड़ दीजिए। समझ आ रहा है? क्योंकि वो दोनों ऑप्शन में रहता है, कोई एक अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। एक मतलब ऐसा प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम में आए तो बन ही जाए, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो फिर ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए टीचर हर चैप्टर आपको पढ़ाता है। आगे बात समझ? शुरू करें। तो सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन लेते हैं तीनों सेट में। सेट ए में हमसे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन ए पर्सन्स इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस इज कॉल्ड। वो टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे वसूल करती है आपके हर तरह के सोर्स ऑफ इनकम पर। आपने चाहे 4 तरह से इनकम कमाया हो, 4 रास्ते से, 4 सोर्सेस हो आपके, टोटल इनकम पर जो टैक्स वसूल किया जाता है, लगाया जाता है। लीफ्ट करना मतलब लगाना या वसूलना। वो टैक्स क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। यस, सो द आंसर इज इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स बोलते हैं उसको जो किसी पर्सन के इनकम पर, ये शब्द दिख रहा है ना, जो किसी आदमी के इनकम पर लगने वाला टैक्स हो। इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है? इनकम टैक्स कहलाता है। ठीक, सर्विस पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाएगा? इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको किसी चीज़ ने सर्विस दी, गवर्नमेंट ने सर्विस दिया, प्राइवेट कंपनी ने सर्विस दिया, और उस पर आपसे टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो टैक्स क्या कहलाएगा? सर्विस टैक्स। कोई आदमी आपको सामान बेच रहा है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई मॉल है, कोई दुकान है जो आपको सामान बेच रहा है, उस पर आपसे टैक्स ले रहा है, वो क्या कहलाएगा? सेल टैक्स कहलाएगा। समझ आ रहा है? इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। कोई आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, उस पर जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है वो क्या होता है? एमआरपी के साथ जीएसटी, गुड टैक्स, सर्विस गुड टैक्स। ठीक है, या गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इस तरह करके इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इनकम पर अगर टैक्स लग रहा है तो उसको इनकम टैक्स, सर्विस पर लग रहा है तो सर्विस टैक्स, सेलिंग पर लग रहा है तो सेल टैक्स, और गुड्स पर लग रहा है, सामान पर, तो जीएसटी। ठीक है, बन जाएगा। ओके, एजुकेशनल सेस इज पेएबल ऑन। एजुकेशनल टैक्स किस पर लगता है? हमने टैक्स का पूरा क्वेश्चन बनाया, 10 क्वेश्चन हार्डली आपने प्रिपेयर किया है अभी एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपने एजुकेशनल टैक्स निकाला है। एजुकेशनल टैक्स किस पर निकाला जाता है?
जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है, टैक्स वाला पैसा लास्ट में बनता है, उस पर एजुकेशनल टैक्स निकाला जाता है। कितने परसेंट? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल टैक्स कितने परसेंट होते हैं? 3%, जिसमें से 2% मिडिल स्कूल के लिए होता है और 1% हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए होता है। बहरकैफ एजुकेशनल टैक्स इज पेएबल ऑन किस पर? टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। ठीक, ओके। सेट बी में 2 क्वेश्चन आए थे, एक एक नंबर के, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे ये। तो ये क्वेश्चन तो अब सेम हो जाएगा, पहले वाले की तरह दिख रहा है। द टैक्स ऑन एनुअल इनकम, एनुअल इनकम एक साल में जो हमारा इनकम होता है उस पर लगने वाला टैक्स, फ्रॉम ऑल द सोर्सेस ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। क्या सही है? इनकम, एक साल के इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या इनकम टैक्स कहलाता है? आंसर है यस, सो दिस इज ट्रू। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड एक बार एक मुश्त इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, देन इट इज नोन एज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जब हम एक मोटा पैसा फिक्स करते हैं बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए, तो वो कौन से खाते में जमा होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, रिकरिंग में नहीं। रिकरिंग में तो हम हर महीना जमा करते हैं, रिकरिंग का मतलब ही होता है रिपीट करना बार बार। तो ये क्या होगा? दिस इज फॉल्स। ठीक, ओके। सेट सी में 2 क्वेश्चन आए थे एक एक नंबर के। एक क्वेश्चन था हमारा ऑब्जेक्टिव, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और दूसरा था फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखिए, द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज, फाइनेंशियल ईयर का जो ड्यूरेशन होता है, साल होता है, वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 मार्च से 31 अप्रैल, कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या 1 जून से 31 मई? कौन सा होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद है आपको ना? दिस पीरियड इज नोन एज फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, फाइनेंशियल पीरियड भी बोलते हैं, बैंकिंग ईयर भी बोलते हैं, बैंकिंग ईयर। ठीक है, ये बैंक का साल होता है। जैसे हमारे आपका साल नहीं होता 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये वाला 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये अंग्रेजी महीने का साल है, एक साल। और हमारा हिंदी महीने का चैत्र से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? हैं? फागुन में? किस में? भूल गए? ये भी हमने डिस्कस किया था। वैसे अरबी महीने, उर्दू महीने के नाम मुहर्रम से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होता है? जुल्हिज्जा पर। ठीक है, ओके। इसी तरह से बैंक का साल कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। दिस पीरियड इज नोन एज फाइनेंशियल पीरियड। 1 अप्रैल है ये ना, याद रहेगा? मैंने बोला भी था ये आता है परीक्षा में, और ये आया हुआ है 2023 में। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यूज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी पर्सन, एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी कंपनी, एवरी फर्म, उसको क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज, ट्रू फॉल्स नहीं है जी, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर आदमी को, हर कंपनी को, हर फर्म को, और कोई छूट गया, हर इंस्टीट्यूशन को एक नंबर अलॉट करती है। उस नंबर को क्या बोलते हैं? पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ताकि वो इनकम टैक्स का पता लगा सके कि कौन कितना कमा रहा है और उससे कितना टैक्स लेना है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस नंबर को पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। हो गया? अच्छा, इसमें से क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर के दौरान कवर न किया हो? कोई नहीं है। तो अगर आप हमारे बेसिक लेक्चर डिटेल के साथ अटेंड कर रहे हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपके सीजी बोर्ड का जो आपसे ना बने। इधर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अपने बेसिक लेक्चर में कवर करते हैं। तो उम्मीद है ये बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो 2023 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर, और एक क्वेश्चन जो उसके ऑप्शन में आता है कौन सा? टैक्सेशन के ऊपर। तो हम दोनों बनाएंगे, बनाना एक ही रहता है परीक्षा में, यहाँ पर हम दोनों बनाएंगे। ठीक, चलिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में रहता है। ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 या 16 में होता है। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 या 16वां रहेगा, 15 या 16, ये दोनों 4 नंबर के रहते हैं। उसके बाद 17, 18, 5 मार्क्स का हो जाता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन है, पुनीत ओपन्स ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन किया इसने? तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग हमारी रहेगी फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये सबसे पहली लाइन रहेगी। अकाउंट ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट में ना, A/ लगा के C।
इन ए बैंक ब्रांच फॉर 2 years, कितने टाइम के लिए जब इसने खाता खोला? 2 साल के लिए। एंड डिपॉजिट ए मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 300 रुपीज। मंथली इंस्टॉलमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट को अपन पी से। 300 रुपया महीना ये जमा कर रहा है। कितने टाइम के लिए खाता खोला है? और हमारा जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का फॉर्मूला है उसमें ईयर में हम टाइम को यूज़ नहीं करते। किस में यूज़ करते हैं? मंथ में, क्योंकि हमको इंस्टॉलमेंट चाहिए होता है। और नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट किससे रिप्रेजेंट होता है? एन से। एन, तो ये जो टाइम है इसको मंथ में चेंज कर लीजिए। कितने इंस्टॉलमेंट बनेंगे? जितने महीने बनते होंगे उतने इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को किससे दिखाते हैं हम? एन से। ठीक, कितने महीने होंगे 2 साल में? 24। समझ आ रहा है? तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने होंगे ये। तो एन आ गया, नंबर ऑफ मंथ 24, यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी 24 जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। हाउ मच विल ही गेट? उसको 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम का मतलब क्या होता है? साल के लिए, ईयर होता है ना इसका मतलब, और रेट हमेशा 1 साल के लिए दिया रहता है। अब हमको क्या निकालना है? इंटरेस्ट, यानी उसको टोटल पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा टोटल कितना मिलेगा? जितना वो जमा कर रहा है वो तो लेगा ही, और उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो हमको दोनों निकालना है। सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट को हम आई से दिखाते हैं, और इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया है? P इंटू आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 और n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2। यही है ना फॉर्मूला? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। अब हम सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, डिवाइड में 100 है ही, फॉर्मूले का 1/12। n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ मंथ, एंड नंबर ऑफ मंथ इज 24, एंड इट इज़ 24 + 1। ठीक है, डिवाइड में 2। ये चलिए इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं, ये 2 जीरो यहीं से कट जाएगा। ठीक, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 3 नीचे 3 ऊपर कट गया, यानी ये सब कट गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यहाँ जितनी चीज़ें लिखी थी सब के सब कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, सिर्फ ये डब्बा बच गया। तो इसमें भी हम यहाँ टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। ठीक है, अब ये बचा 12, और अंदर कितना बचा? 24 + 1 25। तो कितना रह गया? सिर्फ 12 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, करिए कितना आता है? दिस इज इंटरेस्ट। 12 मल्टीप्लाइड बाय 25, करिए ज़रा जल्दी से। इंटरेस्ट कितना रुपया बना? 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 4 9 और 1 10, 2 1 जा 2 और वो 3, 300। कितना इंटरेस्ट बना? तो 2 साल में इतना उसका सिर्फ इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज। अब वो टोटल पैसा कितना लेगा? जितना वो जमा कर रहा है वो लेगा, और प्लस इतना इंटरेस्ट लेगा। तो अमाउंट निकालने का तरीका, कितना जमा कर रहा था वो हर महीने? 300। तो 300 रुपया उसने हर महीना जमा किया। कितने महीने तक जमा किया? तो कितना पैसा उसका हो गया? इतना पैसा। ये समझ आया? 300 रुपया 1 महीने जमा करता है, तो 24 महीने में कितना जमा कर दिया? 300 × 24। इतना रुपया उसने खुद जमा किया, और प्लस साथ में और क्या लेगा वो? ये वाला जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट लेगा। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? ठीक, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12 और 3 2 जा 7, और ये 2 जीरो। ठीक, 7,500 रुपीज़। इतना रुपया एज ए अमाउंट उसको मिलेगा। 7,500, करेक्ट है? ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन। अब इसके बाद ऑप्शन में जो क्वेश्चन है टैक्सेशन का, उसको बनाते हैं। दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। ठीक, चलिए, ये टैक्स का हमारा क्वेश्चन है, और ये तीनों सेट में रहता है, ए बी और सी तीनों में। और कितने नंबर का है ये? 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो पूरा बोर्ड तो हमारा क्वेश्चन से ही भर गया है, तो सॉल्यूशन कहाँ लिखेंगे? ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज
3,60,000। एक साल में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टोटल इनकम कितनी है, एनुअल इनकम 3,60,000। इन द ईयर 2013-14 ही पेस, अभी उनकी सेविंग शुरू हो गई, एनुअल प्रीमियम ऑफ 20,000 टुवर्ड LIC। LIC में एनुअल प्रीमियम कितना जमा करते हैं, 20,000, एक साल का ना एनुअल प्रीमियम, हम एक साल का ही सेविंग लेते हैं। एंड ही कंट्रीब्यूट्स इन इस GPF 4,000 पर मंथ। हर महीना GPF में कितना जमा होता है, 4,000। तो हम एक साल का लेंगे तो एक साल में कितना जमा हो जाएगा, 48,000। एक महीने में 4,000 तो 12 महीने में 12 इंटू 4,000, 48,000। समझ में आया। तो GPF में कितना जमा हो जाएगा, 48,000। LIC में कितना जमा हो जाएगा, 20,000। बस सेविंग बस है, डोनेशन नहीं है। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय हिम। तो आपको इनकम टैक्स निकालना है, उसको कितना पे करना पड़ेगा। इफ ऑल द सेविंग्स अप टू 1 लाख इज टैक्स फ्री एंड दिस स्टेटमेंट इज अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 80C। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक में, ट्रू फॉल्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको भी प्रिपेयर रखेंगे आप। 1 लाख रुपया तक ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार के सेविंग में हम आपको छूट दे सकते हैं। 1 लाख, उससे ज़्यादा अगर आप सेव करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। तो 1 लाख रुपये तक हम टैक्स माफ़ कर लेते हैं, ठीक है, सेविंग्स में। रेट ऑफ इनकम टैक्स ये दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते फिर हम इसको रब कर देंगे। 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप चाहे करोड़ों रुपया कमाइए, 2 लाख रुपया टैक्स फ्री हो जाएगा, ये लिमिट है, ठीक। 2 लाख 1 रुपया से लेकर के 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है, कितना % टैक्स लगेगा, 10%। और 5 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख के बीच में है, 20% उसका टैक्स लगेगा। हो गया। अब हम शुरू करें बनाना। तो मैं ये चार्ट मिटा लूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, डोनेशन वगैरह नहीं है यहाँ पर। नोट कर लिया आपने ना ये। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनुअल इनकम से, सबसे पहला पॉइंट सॉल्यूशन। एनुअल इनकम कितना है जी, एनुअल इनकम 3,60,000 रुपया। अब हम सेविंग्स स्टार्ट करते हैं निकालना। इसको क्या हेडिंग देना है, एनुअल सेविंग्स। नंबर 1 GPF, ठीक है। नंबर 2 LIC और NSS सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो बस इतना ही हम सेविंग्स रखेंगे। GPF में कितना जमा हो रहा है, 4,000 रुपया महीना। तो 4,000 एक महीने का, तो एक साल का कितना, 48,000। एक साल का ही डाटा लेना है ना, याद रखना, ठीक। LIC में एक साल में कितना जमा कर रहा है, 20,000। तो एक ही साल का डाटा है, तो इसको पूरा ले लिए, ठीक। आप यहाँ हम निकाल लेते हैं टोटल सेविंग कितना हुआ, 48 और 20, इतना ही होगा, 68,000 पक्का। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना छूट ले सकते हैं हम सेविंग्स में, 1 लाख रुपया तक। तो ये तो पूरे पैसा माफ हो जाएगा, 1 लाख से कम है, ठीक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C मैक्सिमम rebate on saving is 1 lakh, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स में 1 लाख रुपए तक हमको रिबेट मिलता है, छूट मिलता है। तो ये तो फिर भी कम है, ये पूरा पैसा माफ़ हो जाएगा। तो अगर ये पैसा माफ़ हो गया, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो कितना पैसा बचा फिर टैक्स के लिए, ये उसकी कमाई है और इस पैसे पर टैक्स नहीं लगना। तो इस कमाई में से इसको क्या करें, निकाल दें। तो रिमेनिंग अमाउंट, हाँ कितना था हमारे पास, 3,60,000 और उसमें से कितना पैसा माफ़ हो रहा है, 68,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आया, कितना आएगा, 2,92,000। यस, 2,92,000, करेक्ट। दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। अब इसके अलावा कोई सेविंग्स नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, तो यही पैसा क्या बन गया, टैक्सेबल अमाउंट। सो दिस इज टैक्सेबल अमाउंट। अब हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे।
बताइए क्या बोलता है हमारा चार्ट, टैक्स स्लैब क्या बोलता है? 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये जो पैसा बना इसमें से 2 लाख रुपए में तो टैक्स ही नहीं लगेगा, और 2 लाख से जो ज़्यादा है उस पर कितना टैक्स लगेगा? 10%। तो 2 लाख से कितना ज़्यादा है? 92,000। तो खाली 92,000 का 10% लगेगा, और कितना होगा? 92,000 का 10%, 9200, एक जीरो कम हो जाएगा। समझ आया? नहीं आया? उतना लगेगा। ठीक, ओके, यहाँ लिख लेते हैं अप टू 2 लाख नो टैक्स। और 10% किसका लगना है हमको? 92,000 का ना, 2 लाख से ज़्यादा पैसा। तो उसको कैसे लिखते हैं 2 लाख से ज़्यादा पैसा को? 2,92,000 में से किसको माइनस कर दें? 2 लाख। तो बढ़ा हुआ पैसा आ जाता है, दिस इज 10%। ऐसे लिखते हैं ना 10% को, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। जब ये माइनस हुआ तो बढ़ा हुआ पैसा कितना आया? ये 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये कितना पैसा बना? 9,200 रुपीज़। तो 10% इतना होता है। तो ये बन गया हमारा टैक्सेबल अमाउंट। इतना पैसा एज ए टैक्स जाना है। हो गया? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? एजुकेशनल सेस उन्होंने नहीं लिखा 3%, जबकि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय को लगता ही है 3%। क्वेश्चन में लिखा हो या मत लिखा हो, हमको एजुकेशनल टैक्स निकालना पड़ेगा 3%। तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एजुकेशनल टैक्स नहीं निकालेंगे, आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन कौन से नंबर का बता रहे थे आप पेपर, आपकी बुक में? एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 194 एग्जाम्पल नंबर 3 में है। और वहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशनल टैक्स लिखा होगा 3%, लिखा है ना? यस। तो हम भी क्या करेंगे, इस पर एजुकेशनल टैक्स निकालेंगे। और एजुकेशनल टैक्स किस पर लगता है? टैक्सेबल अमाउंट पर लगता है। तो इस टैक्सेबल अमाउंट का 3% हम निकालेंगे, 3% ऑफ 9,200। और कैसे निकलता है जी 3%? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 9200। ये 2 जीरो कैंसल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 276। यही आए ना? तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? यह टोटल इनकम टैक्स, इसी को इनकम टैक्स बोलेंगे। दोनों पैसा जोड़ देंगे, यानी हमारा टैक्स वाला पैसा और एजुकेशनल टैक्स वाला पैसा दोनों जोड़ दीजिए। कितना बनता है ये? 9476, 9,476 रुपए, इतना ही बनेगा। और एग्जाम्पल में आप